आज जुमेरात है और सितंबर की 25 तारीख। ZBC सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। आज के सैरबीन में शामिल अहम मौज़ूआत: इसराइली हमलों में मजीद तेजी, गजा में 80 से ज़ायद अफराद हलाक। इंडिया में लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा, पुरतशद्दद मुजाहिरों में 4 अफराद हलाक। बीजेपी का हेडक्वार्टर नजर आतिश। लद्दाख में जो गुस्सा आज बाजारों और सड़कों पर फूट पड़ा, वो 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही पनप रहा था। जानिए अमरीकी सिक्योरिटी जमानत के बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा क्यों किया। ईरानी सदर का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा खित्ते में एक जामे सिक्योरिटी निज़ाम की इब्तिदा है। Iran welcomes the defensive pact between the two brotherly Muslim countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, as a beginning for a comprehensive regional security system with the cooperation of the Muslim states of West Asia in the political, security and defense domains. भारत में जनरल अनिल चौहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। रेलगाड़ी से अग्नि प्राइम मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। इटली का गजा जाने वाले फ्लोटीला की मदद के लिए नेवी का जहाज भेजने का ऐलान। इटली ने कहा है कि वो गजा की जानिब जाने वाली फ्लोटिला की मदद के लिए अपनी नेवी का जहाज भेज रहे हैं, जो कि रवाना हो चुका है। जानिए चीन का के वीजा क्या है और ये किन अफराद को जारी किया जाएगा, और ये भी कि उरूज आफ्ताब की मौसीकी पर लाहौर, मोहब्बत और सानेहात का क्या असर हुआ। मेरी पैदाइश सऊदी अरब में हुई, फिर मैं लाहौर आ गई। 90 की दिहाई में लाहौर से होना एक जबरदस्त बात थी। मजीद ये कि मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों के मुकद्दस मुकाम कोहे तूर को मेगा रिजॉर्ट में क्यों तब्दील किया जा रहा है। ही में ये मकाम एक तनाज़े का मरकज़ बन गया है, क्योंकि इस इलाके को एक नए सयाहती मेगा प्रोजेक्ट में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। गजा में मुकामी अस्पतालों का कहना है कि बुध के रोज इसराइली हमलों में 80 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें से बेशतर अमवात गजा शहर में हुई हैं। हंगामी इमदाद के इदारों का कहना है कि गजा शहर के इलाके दुराज में फ्रास मार्केट के करीब बेघर पनाह गुज़ीनों की इमारत और खैमों पर हमले में कम अज कम 20 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के 2 जंगजुओं को निशाना बनाया था और हलाकतों की तादाद उनके पास मौजूद मालूमात से मेल नहीं खाती। बुध की सुपहर को गजा शहर के अस्पतालों ने इतला दी कि गुज़िश्ता रात से 60 से ज़ायद अफराद की लाशें मौसूल हुई हैं, जो इसराइली हमलों और फायरिंग से हलाक हुए थे। हमास के ज़ेर इंतज़ाम सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि उनमें से 1/3 हलाकतें फ्रास मार्केट के करीब एक गोदाम पर इसराइली हमले के नतीजे में हुई, जहां बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे, और मरने वालों में 6 खवातीन और 9 बच्चे भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली टैंक गजा शहर के जनूब मगरबी इलाके तिल हल हवा और शुमाल मगरब में रमल के इलाके में देखे गए हैं। मोहम्मद हुजाज, जिनके रिश्तेदार भी इस हमले में मारे जाने वालों में शामिल हैं, ने खबरसा इदारे AFP को बताया कि इस इमारत को उस वक्त शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया जब लोग सो रहे थे। उनका कहना था कि जब हम आए तो हमने देखा कि बच्चों और औरतों के जिस्म टुकड़े टुकड़े हुए थे। एक और खातून का कहना था कि मरने वालों में उसकी बहन के शोहर, 2 बच्चे और ससुर भी शामिल हैं। जब इसराइली फौज से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने हमास के 2 अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया था। उनका मजीद कहना था कि उन्हें हलाकतों के दावों के मुतल्लक इल्म है, लेकिन उनके पास मौजूद मालूमात इससे मुख्तलिफ हैं। इंडिया में मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में 4 अफराद हलाक और 30 पुलिस एहलकारों समेत कम अज़ कम 59 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। इन मुजाहिरों को 1989 के बाद लद्दाख में होने वाले सबसे पुरतशद्दद मुजाहिरे कहा जा रहा है। बुध के रोज़ नौजवानों के ग्रुपों की जानिब से लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह को बंद करने की कॉल के जवाब में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए।
जिसके बाद कुछ मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की। इसके बाद मुजाहिरीन ने मरकज में बरसरे इक्तदार भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जबकि कई गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। सरकारी एहलकारों ने खबर रसा एजेंसी पीटीआई को बताया कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए शहर भर में बड़ी तादाद में तैनात पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने आंसू गैस के शेल्स इस्तेमाल किए हैं। कम अज कम 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ये एहतजाज वफाक के जेर इंतजाम इलाके में चल रही एक बड़ी तहरीक का हिस्सा है, जो ज़मीन और ज़रई फैसलों पर खुद मुख्तारी के लिए इंडियन हुकूमत से लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। इंडिया की मरकजी हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग लद्दाख के लोगों के साथ मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और छठे शेड्यूल की तोसी पर होने वाले मुज़ाकरात की पेश रफ्त से खुश नहीं और इसमें रुकावटें डाल रहे हैं। मज़ीद तफसील रियाज मसरूर से। लद्दाख में जो गुस्सा आज बाजारों और सड़कों पर फूट पड़ा, वो 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही पनप रहा था। दरअसल आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के वक्त मोदी हुकूमत ने लद्दाख के लोगों से वादा किया था कि लद्दाख एक अलहदा यूनियन टेरिटरी होगी, लेकिन वहाँ के लोगों की तकदीर बदल जाएगी। इसके बाद वहाँ के बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स ने एक अलायंस बनाया और मुतालबा ये किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6th शेड्यूल है, जो कुछ हसास इलाकों के जॉब्स और वहाँ के फ्रेजाइल एनवायरनमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, उसको लद्दाख पर लागू किया जाए और साथ ही लद्दाख को एक बाकायदा स्टेट बनाया जाए। इस हवाले से कई बार मुज़ाकरात भी हुए मोदी हुकूमत और लद्दाख की लीडरशिप के साथ, जिसका चेहरा सोनम वांगचुक है, जो फिल वक्त 15 रोज़ से भूख हड़ताल पर थे। इस भूख हड़ताल की कॉल उन्होंने देते हुए कहा था कि वो मरकज़ी हुकूमत को ये याद दहानी कराना चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट लद्दाख की लीडरशिप के साथ किया गया, उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन, जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। ये बात काबिल जिक्र है कि इंडियन गवर्नमेंट और लद्दाख के रहनुमाओं के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के अगले राउंड की तारीख का ऐलान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 अक्टूबर के लिए किया था, लेकिन सोनम वांगचुक और उनकी टीम का मुतालबा था कि 6 की बजाय 2 अक्टूबर को ये मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी काबिल जिक्र है कि लद्दाख की इंतज़ामिया या वहाँ के गवर्नर ने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। आज ये हुआ कि वहाँ पे मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद सामने आ गई और उन्होंने सड़कों पर मुजाहरे किए, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें कई सरकारी इमारतें भी उनको नुकसान पहुंचा और मुजाहिरीन ने पुलिस के मुताबिक बीजेपी के ऑफिस को नजरआतिश करने की कोशिश की और साथ ही जो लद्दाख की मकामी इंतजामिया का सेक्रेटेरिएट है, उसको भी वैंडलाइज किया। सामीन, 78 अरब डॉलर का दिफाई बजट, 918 तैयारे और 840 टैंक के साथ अमरीकी सिक्योरिटी जमानत के बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा क्यों किया है? दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला बाहमी दिफाई मुआहिदा खित्ते में नई जुग्राफियाई तब्दीलियों की अक्कासी करता है। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक कतर में इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब को अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अमरीकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार काफ़ी नहीं है। सऊदी अरब के पास 78 अरब डॉलर का दिफाई बजट, 918 तैयारे और 840 टैंक हैं, मगर माहिरीन के मुताबिक उसकी फौजी कारकर्दगी यमन जैसे महाज पर कमज़ोर साबित हुई है। अकरबा परवरी और मेरिट की कमी को भी एक बड़ी रुकावट समझा जाता है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत और बड़ी फौजी कुव्वत होने के बाइस सऊदी अरब के लिए एक कुदरती इत्तेहादी है। ये मुआहिदा न सिर्फ अमली ज़रूरत है, बल्कि अमरीका को ये पैगाम भी देता है कि सऊदी अरब के पास अपनी सिक्योरिटी के लिए मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये कदम खित्ते में एक मुफस्सल सिक्योरिटी के निज़ाम और मुसलमान ममालिक के दरमियान सियासी सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन की इब्तिदा है। बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान ईरानी सदर ने न सिर्फ इसराइल पर कड़ी तनकीद की बल्कि रवा महीने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले इसराइली हमले की भी मजम्मत की। उनका कहना था कि सिक्योरिटी को ताकत के इस्तेमाल से यकीनी नहीं बनाया जा सकता बल्कि इसके लिए एतमाद की बहाली, इलाकाई राब्तों को बढ़ाना और कसीरुल जहती इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। सदर पेज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान ने कभी जौहरी हथियारों का हसूल नहीं चाहा और ना कभी चाहेगा। उन्होंने अपनी तकरीर में रवां बरस जून में इसराइल और ईरान जंग का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे मुल्क को बदतरीन जारहियत का निशाना बनाया गया और इसराइली हमले सफारतकारी को संगीन धोखा देने के मुतरादिफ थे। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि इसराइली जारहियत ईरान में बच्चों और साइंसदानों की शहादत के जिम्मेदार हैं। भारत की वजारत दिफा ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान की मुद्दत मुलाजमत में मई 2026 तक तोसी का ऐलान किया है। जनरल चौहान इस वक्त CDS और अस्करी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर फराइज सरंजाम दे रहे हैं। उनका फौजी कैरियर 40 बरसों से जायद पर मोहित है और उन्हें कश्मीर और शुमाल मशरकी इलाकों में इंसदाद दहशत गर्दी के वसी तजर्बे के बाइस एक अहम अस्करी रहनुमा समझा जाता है। दूसरी जानिब भारत के दिफाई तहकीकाती इदारे DRDO ने पहली बार रेल पर नस्ब मोबाइल लॉन्चर से दरमियानी फासले तक मार करने वाले अग्नि प्राइम मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का दावा किया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मुताबिक ये अपनी नौयत का पहला तजुर्बा है जिससे भारत उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिसके पास रेल नेटवर्क पर मबनी लॉन्चर से मिसाइल दागने की सलाहियत मौजूद है। उनके मुताबिक ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और कम वक्त में किसी भी मुकाम से लॉन्च किया जा सकता है। इस कामयाब तजर्बे को भारत की दिफाई सलाहियत में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इटली ने ऐलान किया है कि वो गजा जाने वाली फ्लोटिला की मदद के लिए अपनी नेवी का जहाज भेजेगा। फ्लोटिला के मुंतजमीन का कहना है कि उनकी कश्तियों को धमाकों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया जाता है। इटली का ये इकदाम खित्ते में कशीदगी और इंसानी हमदर्दी के इकदामात के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात समीद ककरो से। इटली ने कहा है कि वो गजा की जानिब जाने वाली फ्लोटिला की मदद के लिए अपनी नेवी का जहाज भेज रहे हैं जो कि रवाना हो चुका है। इटली के वजीर दिफा ने फ्लोटिला पर नामालूम हमला आवरों की तरफ से ड्रोन हमलों की मजम्मत भी की है। गजा जाने वाली एक फ्लोटिला के मुंतजिमीन का कहना है कि उनकी कश्तियों को धमाकों और ड्रोन्स के हमलों से निशाना बनाया गया है। फ्लोटिला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की गई एक वीडियो में एक कश्ती पर धमाका दिखाया गया था। इस फ्लोटिला पर इमदादी सामान और फिलिस्तीन के हामी कारकुन सवार हैं और ये कश्तियां फिलहाल यूनान के करीब मौजूद हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटिला यानी GSF ने एक बयान में कहा, मुतअद्दिद ड्रोन्स, नामालूम अशिया गिराई गईं, कम्युनिकेशंस जैम कर दी गईं और कई कश्तियों से धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हम अपनी आंखों से इन नफ्सियाती कार्रवाइयों का मुशाहिदा कर रहे हैं लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। जर्मन इंसानी हुकूक की कारकुन यास्मीन अकार ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा कि 5 कश्तियों पर हमला किया गया था। इस महीने के शुरू में GSF ने कहा था कि टूनीजिया में रुकने के दौरान उन पर 2 दिन तक ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया था। मुंतजमीन ने कहा कि कारकुनान जिनमें स्वीडन की माहौलियाती तब्दीली की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं, गजा के गैर कानूनी मुहासरे को तोड़ने के लिए अगस्त के आखिर में बार्सिलोना से रवाना हुए थे। इसमें फिलहाल 51 कश्तियां शामिल हैं जिनमें ज्यादातर यूनानी जजीरे क्रीट के करीब मौजूद हैं। इजराइल ने पीर को कहा कि वो फ्लोटिला को गजा तक पहुंचने नहीं देगा। इजराइल ने जून और जुलाई में समुंदर के जरिए गजा तक पहुंचने की कारकुनान की 2 पहले की कोशिशों को भी रोक दिया था। इजराइल की वजारत खारिजा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमास फ्लोटिला ने इजराइल की तजवीज को ठुकरा दिया है कि वो करीबी अश्केलोन मरीना पर इमदादी सामान को पुरअमन तौर पर उतार दें। इसके बजाय उन्होंने गैर कानूनी रास्ता चुना है। ये उनका असल मकसद साबित करता है, गजा के शहरियों तक इमदाद पहुंचाने के बजाय हमास की खिदमत करना। अमेरिका की जानिब से H-1B वीज़ा की फीस $1 लाख तक बढ़ाने के बाद चीन ने अगस्त 2025 में के वीज़ा मुतारिफ कराया है जो 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। इस वीज़े के तहत गैर मुल्की माहिरीन तालीम, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में
काम करने के साथ साथ कारोबार भी शुरू कर सकेंगे। के वीज़ा की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि दरख्वास्त दहिंदगान को चीन आने के लिए किसी आजर के दावतनामे की ज़रूरत नहीं होगी। ये वीज़ा ख़ास तौर पर ग्रेजुएट्स, आज़ाद मुहक्किकीन और कारोबारी अफराद के लिए मौजू है जो चीन में नौकरी तलाश करना या तहकीक व तदरीस में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये वीज़ा उन गैर मुल्कियों को जारी किया जाएगा जिन्होंने मोतबर इदारों से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या रियाजी में डिग्री हासिल की हो या किसी तस्लीम शुदा इदारे में तहकीक व तदरीस कर रहे हों। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका की सख्त पॉलिसियों के बाद चीन इंडियन और दीगर ममालिक के टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी मंजिल बन सकता है। पाकिस्तानी नियाद गुलकारा उरूज आफ्ताब अपने मशहूर गाने मोहब्बत के लिए ग्रीमी अवार्ड जीत चुकी हैं और उनके गाने अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की समर प्ले लिस्ट में भी शामिल रहे हैं। एक इंटरव्यू में उरूज आफ्ताब ने बताया कि लाहौर और पाकिस्तानी फनकारों ने उनकी मौसीकी पर गहरा असर डाला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सकाफती और रिवायती मौसीकी ने उनके फ़न को एक मुनफरिद पहचान दी है। मज़ीद गुफ्तगू में उन्होंने अपनी मौसीकी के सफ़र और आलमी सतह पर कामयाबी के तजुर्बात शेयर किए हैं। आप भी सुनिए। To be from Lahore in the 90s was also like such a powerful thing, which is then when it, caught the eye of a lot of people and Barack Obama, and then went on to win a Grammy. And yes, you're met with a lot of prejudice. It's all alive and well. मेरा नाम अरूज आफ्ताब है. I was born in Saudi Arabia. मेरी पैदाइश सऊदी अरब में हुई, फिर मैं लाहौर आ गई। 90 की दहाई में लाहौर से होना एक ज़बरदस्त बात थी। लाहौर एक बागों और शायरी का शहर है जिसमें ड्रामा भी है, नज़ाकत भी और रोमांस भी, और सबसे बढ़कर हमारी सकाफत में मौसीकी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। ये सब चीज़ें मुझे हमेशा ज़मीन से जोड़े रखती हैं। मुझे फ़ख्र होता है और मुसलसल इंस्पिरेशन भी मिलती है। मेरे वालिदैन का मौसीकी से प्यार, आबिदा परवीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, बेगम अख्तर, फरीदा ख़ानम, मेहदी हसन, ये सब हमारे पास बहुत अजीम लोग हैं। We have so many incredible people. Mohabbat is one of the songs that is kind of like part of it. मोहब्बत ऐसा गाना है जो हमारी विरासत का हिस्सा है। ये हमारे वजूद और शिनाख्त में बसा हुआ है। ये गाना मेरे वालिद अक्सर गाया करते थे। ये हमारे ख़ानदान का पसंदीदा गाना था। It's been one of like the family favorites too, and फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने रेpertoire में शामिल किया। इस पर वक्त भी लगा, मोहब्बत भी, और इसने कई शक्लें इख्तियार की। आखिरकार वो सूरत बनी जो लोगों की नज़र में आई, जिनमें बराक ओबामा भी शामिल थे, और फिर इसने ग्रैमी अवार्ड भी जीता। इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। A lot of people and Barack Obama, and then went on to win a Grammy, and definitely changed my life. When Barack Obama entered the presidency, जब बराक ओबामा सदर बने, उन्होंने व्हाइट हाउस में कल्चर को जगह देने की कोशिश की, जिसमें उनकी एक समर प्लेलिस्ट थी जिसमें सिज़ा, केंड्रिक लमार जैसे लोगों के गाने थे, और फिर मेरा नाम भी था। Like Kendrick Lamar is on there, and then I'm on there. So he was also doing this really. वो एक बहुत ही ग्लोबल और इंक्लूसिव काम कर रहे थे। ये लिस्ट्स बनाना एक बहादुर कदम था, और सच पूछें तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था। That come out, and to be on it was incredible. Tour is hard, टूर मुश्किल होता है। लोग ऐसी चीज़ें कहते हैं कि वाह, आप टूर पर हैं, क्या ज़बरदस्त बात है कि आप इतना घूम फिर रही हैं। वो कहते हैं कि ये लंबी छुट्टियों की तरह है, लेकिन हकीकत में एयरपोर्ट्स, होटल्स, साउंड चेक्स, शोज़, फिर दोबारा होटल और एयरपोर्ट, इस सब के दरमियान गुजरता है। अक्सर शहर देखने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन ये भी एक ज़बरदस्त बात है कि एक दिन मैं टोक्यो में हूँ और अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया, परसों इटली। ये सब ख्वाब सा लगता है। Being a South Asian musician, जनूबी एशियाई मौसीक़ार के तौर पर और सफ़ेद फाम और पिदरशाही परस्त जगहों में, जी हाँ, आपको बहुत प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है, और ये सब आज भी होता है। ओरिएंटलिज्म आज भी है। लोग ब्राउन आर्टिस्ट से ख़ास तजुर्बा चाहते हैं, जबकि सफ़ेद फाम मौसीक़ारों पर ऐसा दबाव नहीं डाला जाता। करियर अपॉर्चुनिटीज़ तक रसाई, रफ्तार, काफ़ी कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन ज़रूरी है कि हम सर ऊंचा रखें और फ़ख्र करें उस पर जो हम कर रहे हैं। आखिरकार मौसीकी खुद बोलती है, और आपका काम ही आपके लिए दरवाजे खोलता है। Work you do opens the doors for you, I believe.
Vulture Prince was about almost 6 years in the making. Vulture Prince एल्बम तकरीबन 6 बरस में बनी। इस सब के बीच मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा सानहा हुआ मेरे छोटे भाई के गुजर जाने के बाद। यूँ लगा जैसे वही Vulture Prince बन गया हो। एक बहुत कैथार्टिक कलेक्शन वजूद में आई और फिर 3 साल बाद आई मेरी एल्बम नाइट ट्रेन। ये मेरी एक इंसान के तौर पर जर्नी के बारे में है। आप जानते हैं कि इंसान किसी नुकसान के बाद दोबारा रोशनी ढूंढता है। हम हर रात अलग शहर में परफॉर्म कर रहे होते थे। नाइट ट्रेन उन्हीं रातों की कहानी है कि हम वहाँ क्या करते हैं, और इसका एक छोटा सा हिस्सा उस खुशी और जश्न का है जो एक बड़े गम के साथ आया। Endless nights in different cities and what we do there, and a little bit of the joy and celebration that came alongside this tremendous loss. मिस्र का कोहे तूर या जबल मूसा यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों के नज़दीक मुकद्दस तरीन मुकामात में शुमार होता है, मगर हालिया दिनों में ये मुकाम एक तनाज़े का बाइस बन गया है क्योंकि यहाँ एक नया सियाहती मेगा प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी हो रही है। ये मंसूबा क्या है और मुकामी व बैनुल-अक़वामी हलकों की जानिब से इस पर किस किस्म के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इस बारे में तफसीलात आज के BBC रीड्स में पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। बरसों से ज़ायरीन किसी मकामी बद्दू गाइड के साथ कोहे तूर या जबल मूसा जाते हैं ताकि वो साफ़ सुथरी संगलाक वादियों पर तुलुए आफताब के दिलकश मनाजिर का नज़ारा कर सकें, या फिर वो बद्दुओं की रहनुमाई में इस इलाके की सैर कर सकें। यहाँ दुनिया के सबसे कदीम 6ठी सदी की सेंट कैथरीन की खानका भी मौजूद है जो यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के ज़ेर इंतज़ाम है, और बज़ाहिर इसके राहिब अब भी वहाँ मौजूद रहेंगे क्योंकि मिस्री हुक्काम ने यूनान के दबाव पर इसको बंद करने की तरदीद की है। बहरहाल ये सहराई मकाम अब यूनेस्को के आलमी वर्से में शामिल है जिसमें खानका, एक कस्बा और पहाड़ शामिल हैं, लेकिन अब इनमें होने वाली तब्दीलियों पर गहरी तशवीश जाहिर की जा रही है। वहाँ पर लग्जरी होटल्स, विलास और शॉपिंग बाज़ार तामीर हो रहे हैं। ये इलाका एक रिवायती बद्दू कबीले जबलिया का भी मस्कन है। इस कबीले को सेंट कैथरीन के मुहाफिज के तौर पर जाना जाता है। उनके घरों और टूरिस्ट इको कैंप्स को बहुत कम मुआवजा देकर मस्मार कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो मकामी कब्रिस्तान में से कब्रों से लाशों को निकाल कर मुंतकिल करें ताकि नई कार पार्किंग बनाई जा सके। इस मंसूबे को अगरचे ज़रूरी पायदार तरक्की के तौर पर पेश किया गया है जो कि सयाहत को फ़रोग़ देगा, मगर बरतानवी ट्रैवल जर्नलिस्ट बेन हॉफलर जो मकामी कबाइल के साथ मिलकर काम करते हैं, उनका कहना है कि ये मंसूबा बद्दुओं की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नाफिज किया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये वो तरक्की नहीं है जिसे जबलिया कबीले वाले अपना समझ सके या जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है, बल्कि ये ऊपर से थोपी गई तरक्की है जो मकामी बरादरी के मफाद से ज़्यादा बाहर से आने वालों के मफाद को तरजीह देती है। उनका मज़ीद कहना था एक नया शहरी निज़ाम एक ऐसे बद्दू कबीले की गिर तामीर हो रहा है जिसकी जड़ें खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी में पेवस्त हैं। ये वो दुनिया है जिससे उन्होंने हमेशा ख़ुद को दूर रखा, जिसकी तामीर के लिए उन्होंने कभी रजामंदी ज़ाहिर नहीं की और जो हमेशा के लिए उनके वतन में ही उनका मकाम बदल देगी। मकामी लोग जिनकी तादाद तकरीबन 4000 है, इन तब्दीलियों के बारे में बराह रास्त बात करने से गुरेज करते हैं। अब तक यूनान ही वो गैर मुल्की ताकत है जिसने इन मंसूबों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है क्योंकि उसका खानका से गहरा ताल्लुक़ है। एथेंस और काहिरा के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब एक मिस्री अदालत ने मई में ये फ़ैसला सुनाया कि सेंट कैथरीन दुनिया की एक ऐसी कदीम तरीन मसीही खानका है जहाँ मुसलसल ज़ियारत का सिलसिला जारी है और जो सरकारी ज़मीन पर वाक़ है। एक दहाइयों पर मुहित तनाज़े के बाद जजों ने कहा कि खानका को सिर्फ उस ज़मीन के इस्तेमाल का हक़ हासिल है जिस पर वो कायम है और इसके इर्द गिर्द के मजहबी और आसार कदीमा के मकामात पर भी सिर्फ इस्तेमाल का इख्तियार है। यूनानी चर्च के सरबरा आर्च बिशप इरोनिमोस दोयम ने इस फैसले की शदीद मजम्मत की और कहा था कि ऑर्थोडॉक्स मसीही और यूनानी सकाफत का रूहानी मरकज़ अब एक ख़तरे से दो चार है। वहीं एक नायाब इंटरव्यू में सेंट कैथरीन के तवील अरसे से रहने वाले आर्च बिशप डेमियनोस ने एक यूनानी अखबार को बताया कि ये फ़ैसला हमारे लिए एक शदीद धचका है और बाइस शर्मिंदगी है। इस मामले को जिस अंदाज में उन्होंने डील किया इससे राहिबों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और उन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया।
यरूशलेम में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने निशानदेही की कि इस मुक़द्दस मकाम जिस पर उनका मजहबी इख्तियार है उसको खुद पैगम्बर इस्लाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ का ख़त दिया गया था। उन्होंने कहा कि बाइजेंटाइन दौर की ये खानका जिसमें फ़ातिमी दौर की एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान अमन की अलामत है और एक ऐसी दुनिया के लिए उम्मीद की पनाहगाह है जो तनाज़ात में उलझी हुई है। अगरचे अदालत का मुतनाज़ा फ़ैसला अब भी बरकरार है, लेकिन सिफारती सरगर्मियों के नतीजे में आखिरकार यूनान और मिस्र के दरमियान एक मुश्तरका अलामिया सामने आया है, जिसमें सेंट कैथरीन की यूनानी ऑर्थोडॉक्स शनाख्त और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई है। तो अब बात की तरक्याती प्रोजेक्ट है क्या? मिस्र ने सन 2021 में सरकारी सरपरस्ती में सयाहों के लिए ग्रेट ट्रांसफिगरेशन नामी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इस मंसूबे में होटल्स, इको लॉजेस और एक बड़े विजिटर सेंटर के क़याम के अलावा करीब में ही वाक़े छोटे हवाई अड्डे की तोसी और जबल मूसा तक जाने वाली केबल कार शामिल है। हुकूमत इस मंसूबे को दुनिया को तमाम मज़ाहिब के लिए मिस्र के तोहफे के तौर पर पेश कर रही है। अगरचे फंडिंग के मसाइल की वजह से काम वक्ती तौर पर रुका हुआ लगता है, मगर वादी उल राहा जो सेंट कैथरीन की खानका के सामने वाक़ई है उसे पहले ही तब्दील कर दिया गया है और नई सड़कों को तामीर किया जा रहा है। ये वही जगह है जहाँ कहा जाता है कि हज़रत मूसा के पैरोकार बनी इसराइल उनके पहाड़ पर जाने के बाद उनका इंतज़ार करते रहे थे। नाक़दीन का कहना है कि इस इलाके की ख़ास कुदरती खूबसूरती तबाह की जा रही है। सन 2023 में यूनेस्को ने तशवीश जाहिर करते हुए मिस्र से मुतालबा किया था कि वो इस तरक्याती काम को रोके, इसके असरात का जायज़ा ले और एक तहफ़्फ़ुज़ाती मंसूबा तैयार करे, लेकिन ये सब अभी तक नहीं हुआ। जुलाई में वर्ल्ड हेरिटेज वॉच ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को एक ओपन लेटर लिखकर कहा था कि इस मकाम को ख़तरे से दो चार आलमी वर्से के मकामात की फहरिस्त में शामिल किया जाए। ये मेगा प्रोजेक्ट मिस्र में पहला मंसूबा नहीं जिसे मुल्क की मुनफरिद तारीख़ी हसासियत को नज़रअंदाज करने पर तनकीद का सामना है, लेकिन हुकूमत इन शानदार मंसूबों को मईशत की बहाली के लिए अहम समझती है। ये इलाका 1967 की जंग के दौरान इसराइल के कब्ज़े में चला गया था और 1979 में मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के बाद मिस्र को वापस दे दिया गया था। इसके बाद से बदुओं ने शिकायत की कि उनके साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जाता है। मिस्र के सहाफ़ी महंद साबरी कहते हैं कि बद्दू ही इस इलाके के लोग थे, वही गाइड होते थे, वही मजदूर होते थे और वही लोग थे जिनसे किराए पर सामान लिया जाता था। फिर सनती सयाहत आई और बद्दुओं को पीछे धकेल दिया गया। उन्हें सिर्फ कारोबार से नहीं निकाला गया बल्कि उन्हें जिस्मानी तौर पर समंदर से दूर पीछे धकेल दिया गया। सेंट कैथरीन की खानका ने गुज़िश्ता 1500 साल में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर जब यहाँ सबसे पुराने राहिब आए थे तो ये एक दूर दराज का इलाका था। ये सूरत हाल उस वक्त बदलना शुरू हुई जब रेड सी के साहिली तफरीही मकामात की तोसी के बाद हज़ारों ज़ायरीन यहाँ दिन भर के दौरों पर आने लगे। गुज़िश्ता बरसों में अक्सर देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग इस मकाम के करीब से गुजरते हैं या उस म्यूज़ियम का दौरा करते हैं जहां दुनिया की सबसे कदीम और तकरीबन मुकम्मल हाथ से लिखी गई इंजील कोडेक्स सिनाइटिकस के सफ़ाहात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। अगरचे खानका और इस मकाम की गहरी मजहबी अहमियत अब भी बरकरार रहेगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द का माहौल और सदियों पुरानी तर्ज ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलती हुई दिखाई देती है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।